हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज को कंप्लीट किया जा रहा है, जिसमें अभी तक हमने इसके टेस्ट 10 को कंप्लीट कर लिया है। 10 टेस्ट इसके कंप्लीट कर लिए हैं। अभी जो कंप्लीट कर रहे हैं इसके हमारे ये 11वां टेस्ट है। 11वां टेस्ट जो है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस प्लस करेंट अफेयर का ये टेस्ट रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं इस टेस्ट पेपर को। टेस्ट पेपर के अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि यदि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है तो उसे निम्नलिखित में से कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका पहला दिया गया है कि नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक का प्रस्तावक की आवश्यकता होगी। दूसरा दिया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची की 2 प्रतियां निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। तीसरा आता है कि उस दल को अपना कार्यकाल स्थापित करने के लिए सरकार से भूमि या भवन प्राप्त होगा। और चौथा आता है कि उस दल के निर्वाचन चिन्ह का प्रयोग पूरे भारत में आयोजित चुनाव में किसी अन्य राजनीतिक दल के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो आपको नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर है वह ऑप्शन डी है, क्योंकि इसमें जो 4 कथन है वह चारों ही इसके संदर्भ में सही आता है। नेक्स्ट आता है आपका कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन दिया गया है कि वह संसद की लोक लेखा समिति को सहायता प्रदान करता है। दूसरा दिया गया है कि उसका वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर होता है। और तीसरा दिया गया है कि उसे केवल राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा वह ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें इसके कैट से संबंधित ये तीनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के द्वारा में संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं। पहला संथाली, दूसरा हिंदी, सिंधी और तीसरा मैथिली, चौथा आता है आपका कोंकणी। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो इसमें आपकी चारों ही भाषाएं इसके अंतर्गत जोड़ी गई हैं। कि आपका जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत सभी का संशोधन करके जोड़ा गया है। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा वह ऑप्शन सी होगा, कि इसमें ये चारों ऑप्शन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक अंकेक्षण के संदर्भ में दिया गया है, पहला कथन दिया गया है इसमें कि सामाजिक अंकेक्षण के अंतर्गत किसी सार्वजनिक एजेंसी द्वारा विकास प्रक्रिया हेतु प्रयुक्त वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों संसाधनों का विवरण प्रकट किया जाता है। दूसरा आता है कि सामाजिक अंकेक्षण को पहली बार वैधानिक दर्जा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत प्रदान किया गया है। तो इसके अंतर्गत ये आपका दोनों कथन है। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह ऑप्शन सी है, क्योंकि इसमें भी दोनों ही कथन सही हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसके अंतर्गत पहला कथन दिया गया है कि इस अधिनियम के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण स्वतः संज्ञान से उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच पड़ताल कर सकता है। दूसरा आता है कि कोई व्यक्ति जो किसी वाणिज्यिक उद्देश्य से सेवाओं का लाभ उठाता है उसे उपभोक्ता नहीं माना जाता है। और तीसरा आता है कि यह राष्ट्रीय आयोग के पास शिकायत निःशुल्क दर्ज हो जाती है। तो इसके संदर्भ में आता है। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह आपका उत्तर जो आता है ऑप्शन बी आता है, क्योंकि इसमें पहला और दूसरा कथन ही सिर्फ सत्य है, तीसरा वाला आपका कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है इसमें कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में शामिल परिवार ही पात्र है। दूसरा आता है कि इस कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य असम है। तीसरा आता है कि यह कार्यक्रम प्रवासी श्रमिक आबादी को सशक्त बनाने हेतु श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई एक पहल है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि इनमें जो तीनों कथन दिए गए हैं वह तीनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 7 नंबर का कि भारत में अधिकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि अधिकरणों से संबंधित प्रावधान मूल संविधान के एक भाग के रूप में मौजूद थे। दूसरा दिया गया है कि संसद को स्थानीय निकायों की लोक सेवाओं में से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय हेतु अधिकरण स्थापित करने का अधिकार है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें आपका पहला सही नहीं है, तो पहला आपका गलत है और दूसरा आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 8 नंबर का कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार
कीजिए। पहला दिया गया है कि यह उच्चतर माध्यमिक स्नातक स्तर पर छात्रों की अधिगम क्षमता का एक व्यापक मूल्यांकन सर्वेक्षण है। दूसरा आता है कि यह सर्वेक्षण प्रतिवर्ष नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। तीसरा आता है कि शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट की भांति यह भी एक परिवार आधारित सर्वेक्षण है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इसमें कौन सा उत्तर होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें भी आपके तीनों ही कथन इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि आपका 9 नंबर का है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण या नालसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि यह विधिक सहायता कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने तथा राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरणों को धन वितरित करता है। दूसरा आता है कि यह महिलाओं को उनकी आय तथा वित्तीय सहायता स्थिति पर विचार किए बिना निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि इसमें पहला और दूसरा कथन दोनों ही आपका सत्य है। नेक्स्ट आता है कि प्रवर्तन निर्देशालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि यह धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। दूसरा आता है कि यह प्रवर्तन निदेशालय का जांच अधिकारी बिना पूर्व सूचना के किसी आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है। तीसरा आता है कि यह एकमात्र केंद्रीय जांच एजेंसी है जिसे आर्थिक अपराधों और वित्तीय अपराधों की जांच हेतु राजनीतिक नेताओं या सरकारी अधिकारियों को समन जारी करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके संदर्भ में आता है। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। तो इसके अंतर्गत जो आपका दूसरा और तीसरा कथन है वह सत्य होता है, पहला कथन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन परिणाम होगा जहां डाले गए मतों की सबसे अधिक संख्या नोटा के पक्ष में, मतलब कि उपयुक्त में से कोई नहीं के पक्ष में होगी। ऑप्शन ए आता है कि मतदाताओं द्वारा अस्वीकृत किए गए उम्मीदवारों को पुनः चुनाव लड़ने का अवसर दिए बिना नए सिरे से मतदान कराया जाएगा। ऑप्शन बी आता है कि उस निर्वाचन क्षेत्र को किसी निकटवर्ती निर्वाचन क्षेत्र में विलय कर दिया जाएगा। ऑप्शन सी आता है कि राज्यपाल मुख्य निर्वाचन अधिकारी से परामर्श करने के बाद एक उम्मीदवार को नाम निर्दिष्ट करेगा। ऑप्शन डी आता है कि सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इसमें कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा, तो ऑप्शन डी इसमें आएगा। नेक्स्ट आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक निजी भागीदारी के निर्माण परिचालन हस्तांतरण मॉडल को सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो इसके अंतर्गत पहला ऑप्शन ये आता है कि निजी क्षेत्र में सुविधा के डिजाइन निर्माण स्वामित्व का दायित्व होता है और वह इसे रियायत अवधि के व्यावसायिक रूप से संचालित करता है। ऑप्शन बी आता है कि कच्चे माल की खरीद और निर्माण लागत की पूर्ति सरकार द्वारा की जाती है, जबकि निजी क्षेत्र की भागीदारी इंजीनियरिंग विशेषज्ञता प्रदान करने तक सीमित होती है। ऑप्शन सी आता है कि सरकार परिसंपत्ति के संचालन और रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र का उपक्रम का एक भाग लेती है। और ऑप्शन डी आता है कि सरकार शुल्क देकर परियोजना के डिजाइन और निर्माण के लिए निजी पक्षकार के साथ अनुबंध करती है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह ऑप्शन ए सही है कि इसके लिए जो सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आता है आपका कि राष्ट्रीय गवर्नेंस योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कि राष्ट्रीय गवर्नेंस योजना का आरंभ सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन के तहत किया गया। ऑप्शन ए। ऑप्शन दूसरा आता है कि राज्य डेटा सामान्य सेवा NEGP मतलब कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की प्रमुख अवसंरचनात्मक घटक है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा कि इसमें केवल 2 होगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि सोफिया वेधशाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि सोफिया नासा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक संयुक्त महासहकार्य है। दूसरा आता है कि सोफिया का टेलीस्कोप एक अवरक्त तरंगदैर्ध्य में कार्य करता है। और तीसरा आता है कि सोफिया प्रत्येक उड़ान के पश्चात धरती पर उतर सकता है और इसके लिए इसके उपकरणों को बदला जा सकता है, उनकी मरम्मत की जा सकती है और उन्हें अपग्रेड किया जा सकता है। तो इसके संदर्भ में आता है। तो इसी के अंतर्गत ये आपके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपके जो ऑप्शन हैं ऑप्शन दूसरा और तीसरा आपका सही है।
पहला आपका गलत होगा। नेक्स्ट आता है आपका कि कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि यह प्रत्यक्ष रूप से भारत के राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। दूसरा आता है कि यह भारत सरकार नियम 1961 के प्रशासन हेतु उत्तरदायी है। तीसरा आता है कि यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रियों की मंत्रालयों या विभागों की प्रमुख गतिविधियों को अवगत कराया गया है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा, तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा और पहला वाला इसमें गलत होगा, दूसरा और तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि सेवोत्तम एक सेवा वितरण उत्कृष्टता मॉडल है जो लोक सेवा वितरण में उत्कृष्टता लाने हेतु मूल्यांकन सुधार ढांचा प्रदान करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सेवोत्तम मॉडल के घटक हैं? पहला सेवा वितरण क्षमता, दूसरा नागरिक चार्टर, तीसरा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनिवार्य उपयोग, तो चौथा आता है लोक शिकायत निवारण। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा इसके अंतर्गत उत्तर सही होगा। तो इसमें जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं तो ऑप्शन आपका सी सही होगा कि इसमें 2, 3, 1, 2, 4 होता है। पहला, दूसरा और 4 इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है कि कभी कभी सुर्खियों में रहा नागपुर संकल्प 2019 संबंधित है। ऑप्शन ए नागरिक केंद्रित शासन से, ऑप्शन बी ई अपशिष्ट के प्रबंधन से, ऑप्शन सी क्षय रोग के जोखिम से निपटने के लिए, ऑप्शन डी वायु मार्ग के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्थापित करने के संदर्भ में। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, यह नागरिक केंद्रित शासन से संबंधित है। नेक्स्ट आता है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों में नियुक्त होते हैं। दूसरा आता है कि कैट के आदेशों के विरुद्ध केवल उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। तीसरा आता है कि कैट सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसमें सिर्फ आपका पहला ऑप्शन ही सही है। तो पहला ऑप्शन आपके ऑप्शन बी में आता है, तो केवल एक उत्तर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि भारत में डाक मतपत्र पोस्टल बैलेट सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला आता है कि ड्यूटी पर मौजूद मीडिया कर्मियों को डाक मतपत्र सुविधा का उपयोग करके मतदान करने की अनुमति है। दूसरा आता है कि डाक मतपत्र सुविधा का विकल्प चुनने वाला कोई भी मतदाता मतदान केंद्र पर जाकर मतदान नहीं कर सकता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। तो इसमें आपके दोनों ही कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि यह भारत के बाहर किए गए अपराधों की जांच नहीं कर सकता है। दूसरा दिया गया है कि इसके पास आतंकवादी गतिविधियों का स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति होती है। और तीसरा आता है कि यह मानव तस्करी से संबंधित अपराधों की जाँच कर सकता है। तो इसके संदर्भ में आपका जो ऑप्शन बी है वो सही है, क्योंकि इसमें दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट आता है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए लोकपाल किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध स्वतः संज्ञान से कार्यवाही कर सकता है। ऑप्शन बी आता है कि यह ईमानदारी और निडर लोक सेवकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन सी आता है और यह उन लोक सेवकों को विधिक सहायता प्रदान करता है जिनके विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई है। और ऑप्शन डी आता है कि सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए होगा, जिसमें ये आपका गलत है और आपके 3 जो हैं वह सही है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अयोग्यता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार स्पष्ट रूप से उपबंधित है। पहला ऑप्शन आता है, मतलब पहला कथन आता है कि डकैती के अपराध के लिए दोष सिद्धि। दूसरा आता है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के दोष सिद्धि। तीसरा आता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत पूर्णतः समाप्त कर दी गई अस्पृश्यता की पारंपरिक प्रथा को बढ़ावा देने और या प्रचार करने के लिए दोष सिद्धि इसके संदर्भ में आता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें केवल दूसरा और तीसरा सही है, पहला आपका गलत है। नेक्स्ट आता है आपका कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है।
ऑप्शन ए आता है कि इसमें कि यह एक संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन बी आता है कि इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी आता है कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। और ऑप्शन डी आता है कि इसके सदस्यों और उनकी सीमाओं की शर्तें संसद द्वारा निर्धारित होती हैं। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन बी सही होगा और ये आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट आता है आपका 24 नंबर का क्वेश्चन कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत केवल भारत के नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। और दूसरा आता है कि यदि लोक सूचना अधिकारी सूचना प्रदान करने में विफल रहता है तो उसके विरुद्ध इस अधिनियम के तहत कोई अपील नहीं की जा सकती है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही है, केवल एक कथन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25 नंबर का कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि यह कंपनी अधिनियम 2013 को लागू करने के लिए उत्तरदायी एक सांविधिक निकाय है। दूसरा आता है कि इसके अध्यक्ष के रूप में केवल व्यक्ति को ही नियुक्त किया जा सकता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करता हो। और तीसरा आता है कि इसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अपीलीय प्राधिकरण को प्रतिस्थापित करने हेतु की गई थी। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें आपका कोई भी कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है इसमें कि यह एक सांविधिक निकाय है। और दूसरा आता है कि इसे हाथ से मेला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत स्थापित किया गया था। और तीसरा आता है कि यह हाथ से मेला उठाने वाले ये पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की स्वरोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन डी जो है वह सत्य नहीं है और ये तीनों जो कथन है वह सत्य हैं। नेक्स्ट आता है कि शासन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि इसे नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा आता है कि इसे द्विवार्षिक आधार पर तैयार किया जाता है। तीसरा आता है कि इसके द्वारा 20 क्षेत्रकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है कि केवल 2 इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट आता है कि भारत में संप्रभु उन्नति या सॉवरेन इम्यूनिटी की संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि भारत में संप्रभु उन्मुक्ति का सिद्धांत असीमित है। दूसरा आता है कि भारत में अभी तक राज्यों और उनकी परिसंपत्ति की अधिकारिता संबंधी उन्मुक्तियों की संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। तीसरा आता है कि विदेशी कंपनियों को भारत में उनकी व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े मामले में न्यायिक कार्यवाही से छूट प्राप्त नहीं है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है ऑप्शन बी है, क्योंकि इसमें केवल तीसरा कथन ही सत्य है। नेक्स्ट आता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को महारत्न का दर्जा दिए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड निर्धारित किया गया। पहला कि उसे मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। दूसरा आता है कि उसे पिछले 3 वर्षों पर अदायगी से पूर्व 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक निवल प्राप्त होना चाहिए। तीसरा, यह सेबी अधिनियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन तीसरा सिर्फ सही है, तो केवल बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आता है आपका 30 नंबर का क्वेश्चन कि संघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि यह वर्ष 2001 में संघाई में स्थापित एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। दूसरा आता है कि यह क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना SCO का एक स्थायी अंग है। तीसरा आता है कि यह तुर्कमेनिस्तान SCO का सदस्य। और चौथा आता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा SCO का पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका जो कथन है वह पहला, दूसरा और चौथा इसके अंतर्गत सही आता है और तीसरा आपका इसमें गलत है। तो ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आता है आपका कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि भारत IPEF का सदस्य। दूसरा आता है कि IPEF सदस्य देश मिलकर विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में 70% से अधिक का योगदान करते हैं। तीसरा आता है कि एक वर्गीकृत बाजार पहुंच प्रदान करना और टैरिफ में कमी करना और इसके घोषित लक्ष्य है।
तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन ए है वह सही है कि केवल एक आपका सही होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समितियां या आयोग पुलिस सुधारों से संबंधित हैं। इसमें पहली आती है रिबेरो समिति, दूसरी आती है मलीमथ समिति, तीसरी आती है पूंछी आयोग, चौथा आता है पद्मनाभ भैया समिति। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें रिबेरो समिति, मलीमठ समिति और पद्मनाभ भैया समिति इसमें पुलिस सुधार से मतलब कि पुलिस सुधारों से संबंधित ये प्रमुख समितियां आती हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन 33 नंबर का कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि मतपत्रों एवं ईवीएम के उम्मीदवारों की तस्वीर के साथ उसका नाम, शैक्षणिक योग्यता और उसके राजनीतिक दल का प्रतीक होना आवश्यक है। दूसरा आता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित विद्युत आपूर्ति की कमी ईवीएम के सुचारू संचालन में एक बड़ी बाधा है। तीसरा आता है कि ईवीएम का पहली बार उपयोग वर्ष 2004 में साधारण निर्वाचन में किया गया था। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वह तीनों ही आपके गलत हैं, तो आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन व्यापार, निवेश, विकास के मुद्दों का निवारण करने वाले एक अंतर सरकारी संगठन के है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट्स अंकटाड के द्वारा प्रकाशित की जाती है। पहला आता है व्यापार और विकास रिपोर्ट, दूसरा आता है विश्व निवेश रिपोर्ट, तीसरा आता है वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा कि केवल 1 और 2 आएगा। नेक्स्ट आता है आपका कि साविरा कम्बद बसदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि यह राजस्थान राज्य में स्थित है, दूसरा आता है कि यह एक जैन मंदिर है जिसमें 1000 स्तंभ हैं, तीसरा आता है कि इसके प्रमुख तीर्थ देवता जैन तीर्थंकर भगवान महावीर हैं। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है वह ऑप्शन बी है कि केवल 2 इसमें सही है और पहला और तीसरा इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है वो भी 36 नंबर का कि केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन कहता है कि यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। ऑप्शन बी आता है कि किसी राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति को सूचना आयुक्त पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नहीं नियुक्त किया जा सकता है। और ऑप्शन सी आता है कि यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत कार्यरत होता है। और ऑप्शन डी आता है कि यह मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन मुख्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन के समान होता है। तो इस तरीके का आपका ये दिया गया है, जिसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत ये कार्यरत होता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि भारत में ऑनलाइन विवाद समाधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला दिया गया है कि यह समाधान पोर्टल एमएसएमई को भुगतान में देरी होने से संबंधित विवादों के समाधान के लिए आरंभ किया गया था। दूसरा आता है कि सुलह सेवाओं के लिए वर्चुअल लोक अदालत आयोजित करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। तीसरा आता है कि यह भारतीय रिजर्व बैंक में ग्राहकों के डिजिटल भुगतान से संबंधित विवादों और शिकायतों के समाधान के लिए ओडीआर प्रणाली को मान्यता दी है। तो इसके संदर्भ में ये आपका आता है। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर जो दिया गया है वह ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें तीनों ही कथन आपके सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जिसमें पोर्टल या सेवा उद्देश्य दिए गए। आपका क्वेश्चन 38 नंबर का आता है कि पोर्टल सेवा उद्देश्य दिए गए हैं। इसके अंतर्गत आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। ई निवारण, इसका उद्देश्य कर संबंधी शिकायतों का त्वरित और आसान समाधान सुनिश्चित करने के लिए। दूसरा होता है प्रगति, जिसमें एक एकीकृत मंच जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री विभिन्न सरकारी योजनाओं परियोजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करते हैं। और तीसरा आता है केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, जिसमें 24/7 शिकायत निवारण के सभी मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक एकल पोर्टल है। इसके अंतर्गत ये प्रमुख विचार दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सही है। तो इसके अंतर्गत जो आपका ऑप्शन बी है वो सही है कि इसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही इसके अंतर्गत सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट आता है परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि परिसीमन आयोग का गठन भारत की संसद द्वारा किया जाता है और यह भारत के निर्वाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है। दूसरा आता है कि भारत में परिसीमन आयोग के आदेशों में कानून की शक्ति होती है और उन्हें किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रसंगत नहीं किया जा सकता है। तीसरा आता है कि परिसीमन आयोग का गठन प्रत्येक दशक की जनगणना के बाद किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका दूसरा कथन सही है, पहला तीसरा गलत है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है
कि गवर्नेंस नॉलेज सेंटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि यह सिविल सेवकों की सहायता के लिए दिन प्रतिदिन की चुनौतियों के व्यवहारिक समाधानों का एक भंडार है। दूसरा आता है कि यह IIT दिल्ली के सहयोग से नीति आयोग की एक पहल है। इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन पहला है वो सही है और दूसरा आपका गलत है, तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट आता है आपका कि किसी राज्य के राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। दूसरा आता है कि इसके द्वारा अनुशंसाएं केवल सलाहकारी प्रकृति की होती है और इनकी राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं। तीसरा आता है कि SPSC का अध्यक्ष भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य की नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपका सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपका जो ऑप्शन बी है वह सही होगा, क्योंकि पहला और दूसरा इसमें सही है, तो केवल 1 और 2 सही होगा। नेक्स्ट आता है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि उसे संसद द्वारा पारित संकल्प के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। दूसरा आता है कि वह संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित वरिष्ठ सिविल सेवकों में से राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है। तीसरा आता है कि भारत का संविधान उसे राज्य सरकार द्वारा भविष्य में किसी भी अन्य नियुक्ति से वंचित करता है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसके अंतर्गत ऑप्शन सी सही होगा, जिसमें पहला और दूसरा कथन आपका सही है। नेक्स्ट आता है कि सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला आता है कि यह एक वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा विकसित और कार्यान्वित किया जाता है। दूसरा आता है कि इसका उद्देश्य कुशल निधि प्रवाह प्रणाली के साथ साथ भुगतान सहलेखा नेटवर्क स्थापित करना है। और तीसरा आता है भारत में कोर बैंकिंग प्रणाली के साथ एकीकृत है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि इसमें केवल दूसरा और तीसरा ही कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है जो कि 44 नंबर का है कि भारत में राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले कॉरपोरेट दान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि केवल लाभ अर्जित करने वाले घरेलू कंपनियां ही राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट दान के रूप में अंशदान कर सकती हैं। दूसरा आता है कि निगम किसी भी राशि को दान करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और अपने दान के प्राप्तकर्ता को घोषित करने हेतु उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसके अंतर्गत आपका जो दूसरा ऑप्शन बी है वो सही है, क्योंकि इसमें केवल दूसरा कथन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस संदर्भ में 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन उपबंधों में संशोधन किए गए हैं। इसमें पहला आता है मूल अधिकार, दूसरा आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीसरा आता है मूल कर्तव्य, चौथा आता है 9वीं अनुसूची। तो उपयुक्त कूट में से आपको सही कूट की पहचान करनी है। तो इसके अंतर्गत आपका जो ऑप्शन ए है वह सही है, क्योंकि पहला और दूसरा इसके अंतर्गत सही है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला आता है कि राज्यपाल को राज्य के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किसी भी भाषा के उपयोग को अधिकृत करने का अधिकार है। दूसरा आता है कि एक राज्य 3 से अधिक भाषाओं को राजभाषा के रूप में नहीं अपना सकता है। और तीसरा आता है कि राजभाषा का चयन करते समय राज्य संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं को चुनने के लिए बाध्य नहीं है। तो इसके अंतर्गत बताना है कि आपका कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि इसमें केवल तीसरा ही आपका सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 47 नंबर का कि निम्न राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि यह किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान लेकर जांच का आदेश दे सकता है। दूसरा आता है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य के आयुक्त के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें केवल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं। और तीसरा आता है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को केवल राष्ट्रपति द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इसमें से इन 3 कथन में से कौन सा कथन सही है। तो इसके अंतर्गत आपका पहला और दूसरा कथन सही होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। दूसरा आता है कि अध्यक्ष एवं सदस्यों के रूप में नियुक्त व्यक्ति पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन किसी अन्य प्रयोजन के पात्र नहीं होते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका आता है, तो इसमें बताना है आपका कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, जिसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन
कि राजभाषा अधिनियम 1963 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि इस अधिनियम में अनिश्चित काल तक के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सक्षम बनाया है। दूसरा आता है कि इस अधिनियम ने संघ के राजकीय प्रयोजनों हेतु अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने और उनकी प्रगति की समीक्षा करने के लिए संसद की एक समिति के गठन का प्रावधान किया है। तीसरा आता है कि इसने केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुबंधों और समझौतों में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य बना दिया है। तो इसके अंतर्गत बताना है कि कौन सा कथन आपका सही होगा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन बी है वो सही है, क्योंकि इसमें पहला और तीसरा जो कथन है वह आपका सही है। नेक्स्ट आता है आपका 50 नंबर का क्वेश्चन कि हाल ही में स्नेक द्वीप स्नेक आइसलैंड सुर्खियों में है, अब सुर्खियों में रहा है। इसकी अवस्थिति क्या है? तो ऑप्शन ए काला सागर, ऑप्शन बी भूमध्य सागर, ऑप्शन सी लाल सागर, ऑप्शन डी आता है उत्तरी सागर। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा ब्लैक सी, जबकि काला सागर। नेक्स्ट आता है कि वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि इसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक सिविल कोड की सभी शक्तियाँ प्राप्त है। दूसरा आता है कि इसके द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। तीसरा आता है कि केवल उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश को ही अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कौन सा कथन होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि इसमें केवल 1 और 2 सही होगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि पश्चिमी अफ्रीकी देशों में आर्थिक समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि इसकी स्थापना 1975 में लागोस की संधि द्वारा हुई थी। दूसरा आता है कि हार्न ऑफ अफ्रीका के सभी देश इसके सदस्य हैं। तीसरा आता है कि इसका उद्देश्य एक व्यापारिक संघ के रूप में आर्थिक सहयोग के माध्यम से एक बड़े व्यापारिक ब्लॉक का निर्माण करना है, इसके अंतर्गत किया गया था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसके अंतर्गत आपको बताना है। ये आपके कथन दिए गए हैं, तो इन कथनों में से बताइए कि कौन सा सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि इसमें पहला और तीसरा आपका कथन सत्य है। नेक्स्ट आता है आपका 53 नंबर का क्वेश्चन। 53 नंबर का क्वेश्चन के अंतर्गत आता है कि भारत में महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन कहता है कि यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। दूसरा कहता है कि यह वरीयता सूची में प्रधानमंत्री को छोड़कर संघ के सभी कैबिनेट मंत्रियों के ऊपर होता है। तीसरा आता है कि इसके कार्यकाल के लिए संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया। तो इसके अंतर्गत बताना है कि आपका कौन सा होगा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सी है वो सही हुआ, क्योंकि इसमें केवल दूसरा ही कथन सत्य है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 राजनीतिक दल को स्टार प्रचारकों की एक सूची निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं। दूसरा कथन आता है कि स्टार प्रचारक द्वारा चुनाव प्रचार होने वाले व्यय को प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाता है। तीसरा आता है कि जब कोई प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री स्टार प्रचारक बनता है तो उसे बुलेट प्रूफ वाहनों सहित सुरक्षा पर होने वाले व्यय को सरकार द्वारा वहन किया जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें आपका जो कथन है वह ऑप्शन ए सही है, क्योंकि इसमें पहला और दूसरा कथन आपका सही नहीं है, तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि यह पूरी तरीके से कागज रहित नकदी रहित व्यवस्था संचालित ई मार्केट प्लेस है। दूसरा आता है कि यह सार्वजनिक और निजी विक्रेता एवं क्रेता दोनों ही ई मार्केट ई प्लेस के माध्यम से क्रमशः बिक्री एवं खरीद के लिए अधिकृत हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत जो आपका ऑप्शन ई है वह सही है, क्योंकि इसमें केवल एक कथन ही सत्य है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि भारत में जनमत सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि जनमत सर्वेक्षण राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशियों के जन समर्थन का आकलन करने के लिए लोगों द्वारा मतदान किए जाने के तुरंत बाद किया जाता है। दूसरा आता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधान के तहत जनमत सर्वेक्षण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका जो कथन बी है, मतलब कि दूसरा कथन है वह सत्य है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, जिसमें केवल 2 सही है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि हाल ही में सुर्खियों में रही फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन ए आता है आपका विश्व आर्थिक मंच द्वारा, ऑप्शन बी आता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा, ऑप्शन डी आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रगति संरक्षण संघ के द्वारा। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला दिया गया है कि संविधान में संघ और राज्य दोनों की राजभाषा निर्दिष्ट है। दूसरा दिया गया है कि यह उच्चतम न्यायालय को उच्च न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग को प्रावधान करने का अधिकार है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ना तो पहला कथन सत्य है ना ही दूसरा कथन सत्य है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, जो कि आपका 59 नंबर का है कि आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदर्श आचार संहिता के प्रावधान उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा सोशल मीडिया वेबसाइटों सहित इंटरनेट पर पोस्ट की जा रही विषय वस्तु पर लागू होते। दूसरा आता है कि यह कानूनी रूप से परिवर्तनीय रही है। और तीसरा आता है कि इसकी शुरुआत सर्वप्रथम महाराष्ट्र में की गई थी। तो इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें आपको बताना है कि आपका कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपका जो पहला और दूसरा कथन है वह सत्य है, तो इसके साथ ही ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने सुझाव दिया था कि भारत के में निर्वाचनों का राज्य द्वारा वित्त पोषण कमजोर राजनीतिक दलों के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित करेगा, और यह तर्क दिया था कि ऐसा कदम जनहित में होगा। ऑप्शन ए आता है इसमें राजमन्नार समिति 1969, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण समिति 1974, ऑप्शन सी संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग, ऑप्शन डी इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा वह ऑप्शन डी होगा, इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 के अंतर्गत यह सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन से उच्चाधिकारी अपनी कारों पर भारत के राजकीय चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। पहला, राज्य की राज्यपाल। दूसरे, अपने प्रत्यानयन वाले देशों में भारत के राजनयिक मिशनों के प्रमुख। तीसरा, प्रधानमंत्री। चौथा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर है ऑप्शन डी है, क्योंकि इसमें पहला और दूसरा कथन आपका सत्य है, तीसरा चौथा गलत है, जिसके अंतर्गत आपके भारत के राज्य की राज्यपाल और अपने प्रत्यानयन देशों की भारत के राजनीतिक मिशनों के प्रमुख अपने उच्चाधिकारी अपनी कारों पर भारत के राजकीय चिन्ह प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया जाता है कि ग्राम सभा व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों की प्रगति और सीमा का निर्धारण करने के लिए आरंभिक प्राधिकरण है। दूसरा आता है कि पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका कथन जो एक है वह सत्य है, तो केवल एक आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आता है कि गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि यह धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत स्थापित एक सामूहिक निकाय है। दूसरा आता है कि यह वित्त मंत्रालय के तहत एक बहु अनुशासनात्मक संगठन है। तीसरा आता है कि इसे कंपनी कानून के उल्लंघन के लिए लोगों को गिरफ्तार करने का अधिकार है। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा वह ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि इसमें केवल तीसरा ही आपका सही है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन बी है वह सही होगा। नेक्स्ट आता है कि नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए कहता है कि क्षेत्रीय परिषदों का गठन एक से अधिक राज्यों या किसी क्षेत्र को प्रभावित करने वाले विशिष्ट मुद्दों और आकस्मिकताओं का समाधान करने के लिए एक निश्चित कार्यकाल के लिए किया जाता है। दूसरा ऑप्शन आता है कि शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है कि उपाध्यक्षों का पद कैबिनेट मंत्री के पद के समकक्ष होता है, जबकि सदस्यों का पद राज्यमंत्री के पद के समकक्ष होता है। और ऑप्शन डी आता है आपका कि यह मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद भारत सरकार के सचिव के पद के समकक्ष होता है और उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए की जाती है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन बी होगा, जो कि आपका सही नहीं है, और ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 65 नंबर का कि बहुराज्य सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि सहकारी समिति भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संवर्ती सूची का एक विषय है। दूसरा कथन आता है इसमें कि इन समितियों का प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण राज्य सरकार के अधिकारियों के पास होता है। तो इसके अंतर्गत बताना है कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ना तो इसमें एक सही है ना तो दूसरा। नेक्स्ट आता है कि संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग को निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसाएं दी गई हैं। पहला आता है कि यह किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से उसके जीवन के स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया गया है और उसे क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का मूल अधिकार है। दूसरा इसके अंतर्गत आता है कि यह प्रत्येक 5 वर्ष में एक स्वतंत्र राष्ट्रीय शिक्षा आयोग गठित किया जाना चाहिए। और तीसरा आता है कि जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में एक नया तत्व जोड़ा जाना चाहिए। चौथा आता है कि अनुच्छेद 356 को समाप्त कर देना चाहिए। और पांचवा आता है कि चुनावों में मतदान करना, करों का भुगतान करना मूल कर्तव्य होना चाहिए, इसके संदर्भ में आता है। तो यहाँ पर
ये आपके प्रमुख कथन दिए गए हैं, तो आपको इन ऑप्शन में से चूज करना है कि इसमें कौन सा होगा। तो इसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा कथन जो है वह सत्य है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला आता है कि यह कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत एक संबद्ध कार्यालय है। दूसरा आता है कि यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करता है। तीसरा आता है कि इसके निर्देशक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि आपका कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही होगा कि केवल पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिशन कर्मयोगी की मुख्य विशेषता है। पहली आती है कि सिविल सेवकों के कार्य आवंटन को पद की आवश्यकताओं के साथ उनकी क्षमताओं को जोड़ते हुए रेखांकित करना। दूसरी आती है कि ऑफ साइट लर्निंग के पूरक के लिए ऑन साइट लर्निंग पर जोर देना। तीसरी आती है कि सिविल सेवकों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी वेतन संरचनाओं में संशोधन में सशक्त बनाना है, इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें आपका जो कोड ये दिया गया है वो मतलब पहला और दूसरा जो है वह सही है, तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन से देश आसियान समूह के सदस्य हैं। पहला ब्रूनोई, दूसरा लाओस, तीसरा सिंगापुर, चौथा पापुआ न्यू गिनी, पांचवा फिलीपींस आता है। तो इसके अंतर्गत बताना है कि आपका कौन से आसियान देश के सदस्य हैं। तो इसके अंतर्गत आपका जो आता है ब्रूनोई, लाओस, सिंगापुर और फिलीपींस आपके आसियान समूह के सदस्य हैं, और आपका पापुआ न्यू गिनी इसका सदस्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन इसमें डी होगा, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा, पांचवा इसका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जिसमें दिया गया है कि प्रत्येक राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह प्रावधान भारतीय संविधान में उपबंधित किया गया है। ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन बी आता है मूल अधिकार में, ऑप्शन सी आता है 8वीं अनुसूची में, और ऑप्शन डी आता है भाग 17 में। तो इसके अंतर्गत आपका ये दिया गया है, जिसमें ऑप्शन डी आपका सही होगा, जिसमें भाग 17 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि इसकी स्थापना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत की गई है। दूसरा आता है कि इसे तंग करने वाली दुर्भावना प्रेरित शिकायतों पर शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार होता है। तीसरा आता है कि यह केंद्रीय जांच ब्यूरो के कामकाज का अधीक्षण करता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो होगा वह सही होगा, क्योंकि इसमें दूसरा और तीसरा कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट आता है कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि यह भारतीय संवैधानिक निकाय है। दूसरा आता है कि यह भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तीसरा आता है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जीएसटी परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा वह ऑप्शन बी है कि इसमें केवल एक ही कथन सत्य है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि इसे उत्तराखंड के देवस्थल वेधशाला में स्थापित किया गया है। दूसरा कथन कहता है कि इसे भारत ने नासा के सहयोग से स्थापित किया है, और तीसरा कहता है कि इसे परावर्तक द्रव के रूप में पारे का उपयोग करता है। तो इसमें बताना है कि सही कथन कौन सा है। तो इसमें आपका पहला और तीसरा जो है वह सत्य है, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट आता है कि भारत में नागरिक चार्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि यह भारत के नागरिकों को प्रदान की जा रही सेवाओं के संबंध में एक सरकारी संस्था द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को सूचीबद्ध करता है। दूसरा आता है कि यह कानूनी रूप से लागू करने योग्य और न्यायोचित है। तीसरा आता है कि यह नागरिकों को सेवा के प्रतिबद्ध मानकों की मांग करने का अधिकार देता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा कथन होगा जो आपका सही है। तो इसमें पहला और तीसरा जो कथन है वह आपका सही है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट आता है आपका कि निर्वाचन प्रतीक आरक्षण या आवंटन आदेश 1968 के तहत राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी राजनीतिक दल द्वारा निम्नलिखित में से किस मानदंड को पूरा करने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए कहता है कि यदि किसी राजनीतिक दल को 4 या 4 से अधिक राज्यों के विधानसभा चुनाव में 6% वैध मत या लोकसभा चुनाव में 4 सीटें मिलती हैं।
ऑप्शन बी आता है कि यदि किसी राजनीतिक दल को लोकसभा चुनाव में वैध मतों का 8% प्राप्त होता है, भले ही उसने कितनी भी सीटें जीती हों। ऑप्शन सी कहता है आपका कि यदि किसी राजनीतिक दल को आम चुनाव में लोकसभा की सीटों में से 2% सीटें मिली हों, उम्मीदवार कम से कम 6 राज्यों में चुने गए हों। ऑप्शन डी आता है कि यदि किसी राजनीतिक दल को 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कौन सा कथन सही होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आता है। नेक्स्ट आता है आपका 76 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भारत में दया याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि भारत में केवल उच्चतम और उच्च न्यायालय को ही मृत्युदंड दे सकते हैं। दूसरा आता है कि जब कोई दया याचिकाकर्ता एक उचित मामले के सामने लाता है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई से इनकार नहीं किया जा सकता है। और तीसरा आता है कि यदि कोई ऐसी समय सीमा निर्धारित नहीं की है जिसके भीतर राष्ट्रपति दया याचिकाओं के संदर्भ में निर्णय लेने के लिए बाध्यकारी है। चौथा आता है कि यदि किसी राज्य विधि के तहत मृत्युदंड दिया जाता है तो राज्यपाल क्षमादान दे सकता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सी है वह सही है कि इसमें आपके पहला, दूसरा और चौथा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि इंडियन गैस एक्सचेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि अप्राकृतिक गैस के खरीदारों और विक्रेताओं को आयातित प्राकृतिक गैस के लिए हाजिर बाजार और वायदा बाजार दोनों में व्यापार करने को समर्थ बताता है। दूसरा आता है कि यह भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड के विनियामकी ढांचे के संदर्भ को संचालित करता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है कि केवल एक सही होगा। नेक्स्ट आता है आपका कि संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा या कौन से निर्वाचन आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष कामकाज को सुनिश्चित करता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए इसमें ऑप्शन पहला आता है संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हताएं निर्धारित नहीं की गई हैं। दूसरा आता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तों में कोई आलापकारी परिवर्तन नहीं किए जाते। तीसरा आता है कि संविधान में सेवानिवृत्ति निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा की जाने वाली किसी अन्य नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि इसमें तीनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट आता है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसके अंतर्गत आपका पहला आता है कि संविधान अधिकारी की योग्यता सेवा शर्तों को निर्धारित करता है। दूसरा आता है कि अधिकारी गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। तीसरा आता है कि अधिकारी का उद्देश्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किए गए रक्षा उपायों से संबंधित सभी मामले की जाँच करना होता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है क्योंकि इसमें केवल तीसरा कथन ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि आपका 80 नंबर का है, जिसमें पहला कथन दिया गया है कि भारत के निर्वाचन आयोग के पास लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत निष्क्रिय राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने की शक्ति है। दूसरा दिया गया है कि किसी दल को एक राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह लोकसभा या विधानसभा चुनाव में राज्य के कुल वैध मतों का कम से कम 8% प्राप्त करता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है वह सही है क्योंकि दूसरा वाला कथन इसमें सत्य है, पहला गलत है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची और दल बदल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि दल बदल से उत्पन्न होने वाली निर्भरता के संबंध में पीठासीन अधिकारी का कोई भी निर्णय अंतिम नहीं होता और यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है। दूसरा आता है कि दल बदल से संबंधित नियम के अनुसार पीठासीन अधिकारी दल बदल के विरुद्ध स्वतः संज्ञान ले सकता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसके अंतर्गत आपका जो ऑप्शन ए है वह सत्य है कि केवल एक कथन इसमें सही दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका 82 नंबर का क्वेश्चन कि जैव विविधता अधिनियम 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि यह अधिनियम में प्रत्येक स्थानीय स्वशासी निकाय के लिए जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन करना अनिवार्य किया गया है। दूसरा आता है कि जन जैव विविधता रजिस्ट्रार जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा नागरिक समाज के परामर्श से तैयार किया जाता है। तीसरा आता है कि जन जैव विविधता रजिस्ट्रार में स्थानीय जैविक संसाधनों की उपलब्धता एवं ज्ञान के संबंध में व्यापक जानकारी होती है। तो इसके संदर्भ में आपका कथन दिया गया है। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा क्योंकि इसमें पहला और तीसरा जो कथन है वह आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में प्रायः इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन मैराटोरियम को सुर्खियों में देखा गया है। पहला आता है, इसमें ऑप्शन ए दिया गया है कि यह डिजिटल कंपनियों की न्यूनतम 15%
कर पर आरोपित करता है। ऑप्शन बी आता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर कोई सीमा आरोपित नहीं करता है। ऑप्शन सी आता है कि डेटा के सीमा पारी प्रवाह को रोकता है। ऑप्शन डी आता है कि यह डेटा की गोपनीयता संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाले बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर दंड आरोपित करता है। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन बी है वह सत्य है और ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि यह किसी राज्य के राज्यपाल के कार्यालय के दौरान उनके व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में कोई भी आपराधिक कार्यवाही आरंभ नहीं की जा सकती। दूसरा कथन कहता है कि न्यायिक अधिकारियों को उनके शासकीय कृत्यों के संदर्भ में किसी भी दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त होती है। तीसरा आता है कि राज्य अपने कर्मचारियों के सभी कपटपूर्ण कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा, चाहे वह कार्य संप्रभु या गैर संप्रभु शक्तियों को प्रयोग किया गया हो। और चौथा आता है कि संविधान मंत्रियों को उनके शासकीय कार्यों के लिए कोई अनुमति प्रदान नहीं करता है। तो इसमें बताना है कि आपका इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपके जो चारों कथन हैं वह चारों ही सत्य हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि यह एक राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के या मिशन के भाग के रूप में स्थापित एक गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। दूसरा आता है कि इसे वित्त आयोग के मंत्रालय के द्वारा गठित किया गया था। और तीसरा आता है कि NSDC शेयर पूंजी का 49% स्वामित्व कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के पास है, जबकि 51% निजी क्षेत्र के पास है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसके अंतर्गत जो आपका ऑप्शन सी है वह सत्य है, क्योंकि इसमें तीनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 में निम्नलिखित विषयों में से किनके लिए अधिकरणों के गठन का उपबंध करता है। पहला दिया गया है इसमें कि किसी राज्य के विषयों के संबंध में लोक सेवा से संबंधित विषयों के लिए। दूसरा आता है कि औद्योगिक विवाद के लिए। तीसरा आता है विदेशी विनिमय के लिए। और चौथा आता है लोकसभा में निर्वाचन के लिए। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा उत्तर होगा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, क्योंकि इसमें केवल दूसरा, तीसरा और चौथा सही आता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि भारत के राज्य संप्रीतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि यह राज्य सरकारों को किसी संप्रतीक को राज्य के शासकीय संप्रतीक के रूप में अपनाने से पहले केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होती है। दूसरा कथन कहता है कि यह शासकीय मुद्रा में संप्रतीक का उपयोग केवल संवैधानिक निकायों तक ही सीमित है। तीसरा आता है कि यह नगरपालिका परिषद और पंचायती राज संस्थाओं में किसी भी प्रकार से संप्रतीक का प्रयोग नहीं कर सकती है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही होगा, इसके संदर्भ में आपको बताना है। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसमें केवल तीसरा कथन ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे आर्टेमिस अकॉर्ड की शब्दावली के संदर्भ में आप बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए आता है ओजोन प्रदूषण से। ऑप्शन बी होता है अंतरिक्ष में संबंधी अन्वेषण से। ऑप्शन सी आता है साइबर सुरक्षा से। और ऑप्शन डी आता है जलवायु परिवर्तन से। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा कि अंतरिक्ष संबंधी अन्वेषण से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें झील, आर्द्रभूमि या देश होता है। पहला आता है पेंटानल जो है ब्राज़ील। दूसरा विक्टोरिया झील मोजाम्बिक। तीसरा बालखस झील जो है वह कजाकिस्तान। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन एक दूसरे से सुमेलित है। तो आपकी पहली और तीसरी जो है वह एक दूसरे से सुमेलित है। तो ऑप्शन सी आपका होगा। नेक्स्ट आता है कि राज्य की महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य हो। दूसरा कथन कहता है कि वह उन सभी विशेष अधिकारों एवं उन्मुक्तियों को प्राप्त करता हो जो राज्य विधानमंडल के अन्य सदस्यों को प्राप्त होते हैं। तीसरा आता है कि उसे हटाने की प्रक्रिया और आधार का उपबंध संविधान में नहीं किया गया हो। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसके अंतर्गत जो आपका ऑप्शन ए है वह सत्य है, क्योंकि इसमें तीनों ही कथन सत्य हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ई गवर्नेंस के संभावित लाभ है। पहला, प्रशासन में भ्रष्टाचार की कमी। दूसरा आता है कि अधिक पदानुक्रमित संगठनात्मक संरचना। तीसरा, शासन प्रक्रिया में अधिक से अधिक नागरिक भागीदारी। चौथा, सार्वजनिक प्राधिकरणों और नागरिक समाज के बीच बेहतर संबंध का होना। तो नीचे दिए गए कूट में से आपको बताना है कि इसके अंतर्गत कौन सा सही है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सी है वो सही है, क्योंकि इसमें पहला, तीसरा और चौथा आता है।
नेक्स्ट आता है आपका कि भारत में पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से उनके खुदरा मूल्य के प्राथमिक घटक है। पहला, डीलरों से वसूला गया मूल्य। दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा आरोपित उत्पाद शुल्क। तीसरा, डीलर कमीशन। चौथा, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बिक्री कर। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा आपका कथन सहित होगा। तो इसमें आपके जो चारों कथन है वह चारों ही सत्य हैं, तो ऑप्शन डी आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में राजनीतिक व चुनावी सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम लगाइए। पहला, नोटा विकल्प का प्रारंभ होना। दूसरा, ईवीएम का उम्मीदवारों का तस्वीर आना। मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी करना। चौथा आता है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना। तो इसके अंतर्गत आपको सही कूट की पहचान करनी है। तो इसमें जो आपका कूट है वह बी सही है, क्योंकि जो 4, 3, 1, 2 की फॉर्म में है। सबसे पहले आयु के संदर्भ में आया, फिर दूसरा मतदान फोटो पहचान पत्र, उसके बाद नोटा का विकल्प, फिर ईवीएम उम्मीदवारों की तस्वीर आना इसके संदर्भ में आया हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रशांत महासागर में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के एक समूह ने पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक नामक एक नई पहल प्रारंभ की है। इस पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से देश इस पहल के सदस्य हैं। पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया। तीसरा, जापान। चौथा, यूनाइटेड किंगडम। पांचवा, न्यूजीलैंड। तो आपको बताना है कि इन पांचों देशों में से कौन से देश इसमें आपके सदस्य हैं। तो इसमें आपके जो पांचों सदस्य हैं वह पांचों ही इसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है और बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सत्य है। पहला ऑप्शन ए आता है कि केवल भारत के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा आता है ऑप्शन बी कि इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों को 5 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक पद धारण करते हैं। ऑप्शन सी आता है यह किसी भी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में स्वतः संज्ञान लेकर जांच नहीं कर सकता। और ऑप्शन डी आता है कि इसके पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं और इसकी कार्यवाही न्यायिक स्वरूप की होती है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन डी है वह सही होगा, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि खुदरा प्रत्यक्ष योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताना है। तो ऑप्शन ए आता है कि खुदरा निवेशक सीधे प्राथमिक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकते हैं। ऑप्शन बी आता है कि इसकी योजना के तहत व्यक्ति द्वितीयक बाजार तक पहुंच प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन सी आता है कि भारतीय समाज शोधन निगम लिमिटेड प्राथमिक निगमों के निवेशकों से बोलियों के एक समूह के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत है। और ऑप्शन डी आता है कि खुदरा निवेशक नामित वाणिज्यिक बैंकों के साथ खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाता खोल सकते हैं और उसे बनाए रख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए आता है कि भारतीय संविधान में इसकी सदस्य संख्या और संरचना निर्दिष्ट किया है। ऑप्शन बी आता है कि संसद यूपीएससी के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवा शर्तों की निर्धारित करती है। ऑप्शन सी इसके अध्यक्ष एवं किसी अन्य सदस्य को हटाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। और ऑप्शन डी आता है आपका कि भारतीय संविधान में यूपीएससी के सदस्यों के लिए शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख किया गया है। तो इसके अंतर्गत बताना है आपका कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सी आपका जो होगा वह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 98 नंबर का कि प्रवासन हेतु समझौते के वैश्विक समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि जीसीएम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के सभी आयामों पर समान दृष्टिकोण रखने वाले संयुक्त राष्ट्र का प्रथम वैश्विक समझौता है। और दूसरा कथन आता है कि यह एक गैर बाध्यकारी दस्तावेज है जो देशों के लिए यह निर्धारित करने के लिए संप्रभु अधिकार का सम्मान करता है कि कौन उनके क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है और उनका निवास कर सकता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही होगा, क्योंकि इसमें पहला व दूसरा कथन आपका सही है। नेक्स्ट आता है कि भारत में चुनावों में किए गए जाने वाले व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि राजनीतिक दलों के लिए चुनावी व्यय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। और दूसरा कहता है कि चुनावी व्यय का कोई भी गलत विवरण उम्मीदवार की निर्भरता का कारण बन सकता है। तो इसके अंतर्गत आपका जो ऑप्शन सी है वो सही है, क्योंकि पहला और दूसरा कथन इसमें दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि 100वां है और इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी में के इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि निर्माण अवधि के दौरान
दौरान कुल पूंजीगत लागत सरकार वहन करती है। दूसरा कथन कहता है कि टोल या राजस्व संग्रह की जिम्मेदारी निजी संस्था की होती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके अंतर्गत जो आपका कथन सत्य है वह ऑप्शन ए है कि इसमें पहला ही सत्य है, दूसरा आपका गलत है। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन श्रृंखला आपकी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में मतलब कि जो ये सेशन चलाया जा रहा है इसमें डे बाई डे तो नहीं, संडे टू संडे आपको ये टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। और जब आपका जब पूरे टेस्ट पेपर हो जाएंगे तो फिर 2-2 3-3 दिन के अंतराल में आपको टेस्ट पेपर दिए जाएंगे। लेकिन हाल ही में आपको संडे में ही एक पेपर दिया जाएगा ताकि आप मतलब एक हफ्ते में पढ़ाई करो और फिर आपके लास्ट डे आप उसका रिवीजन करो। तो उस बेसिस पे इसको शुरू किया गया। तो यहाँ पर हमारा ये 11 नंबर का टेस्ट पेपर था जिसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास जो कि आपकी नेक्स्ट संडे को रहेगी उस टाइम पे आपको 12 नंबर का टेस्ट पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।